हेलो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वो 5 लार्ज कैप कंपनीज़ के बारे में जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी रिटर्न देने वाली है। ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस था वो इसलिए भी था कि जो लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो वो एक बेसिक गलती ये करते हैं कि वो मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने निकलते हैं और वो स्टॉक्स ढूंढने के चक्कर में वो ऐसे स्टॉक्स मिस कर जाते हैं जो आराम से 10-12% 15% की रिटर्न हमें हर साल दे रहे होते हैं। तो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का फंडा यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है कि मैं ये देखता हूँ कि आने वाले 10-12-15 सालों में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आगे भी चलने वाली है और उनमें से मैं स्टॉक्स फिर चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं 5 लार्ज कैप कंपनीज लेकर आया हूँ, 5 अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने वाली है। अब लेकिन इस वीडियो को देखते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन स्टॉक्स में मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बायस्ड हो, तो आप अगर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो उससे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कैसा रेवेन्यू जनरेट किया है, कैसी इनकम दी है और साथ में हम देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम में इन स्टॉक्स ने कैसा आपका परफॉर्म किया है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहली जो कंपनी जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है HDFC बैंक लिमिटेड। और ये बैंक जो है वो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था और अभी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का चल रहा है। और अगर हम बात करें तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री है। क्यों ये मैंने चूज़ किया, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में ये अभी सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक चल रहा है और लगातार इसके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर अब मैं इसके रेवेन्यूज़ पे यहाँ पर बात करता हूँ क्विकली, तो इसके रेवेन्यू अगर हम पिछले 4 सालों में देखें तो लगातार इसके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और 31 मार्च 2020 में इसके रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आसपास दिख रहा है हमें। और लगातार हर साल इसके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। जहां इसका रेवेन्यू 2017 में 86,000 करोड़ का था, वही अब बढ़ के लगभग डबल हो गया है 4 सालों में। तो रेवेन्यू इसके लगातार अच्छे आ रहे हैं। वहीं अगर हम नेट इनकम पे बात करते हैं तो नेट इनकम भी इसकी लगातार बढ़ रही है हर साल। अगर इसकी जो हम नेट इनकम पे बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 को जो रिजल्ट आया उसमें इसकी जो नेट इनकम थी वो 27,000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। और वहीं 2017 में इसकी नेट इनकम 15,000 करोड़ थी और लगातार इसकी नेट इनकम में भी बहुत ही अच्छा इंक्रीज आ रहा है। और अभी रिसेंटली इसके जो रिजल्ट आए हैं 4th क्वार्टर के, उसमें भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये भी बोला जा रहा है कि एक पेंडेमिक प्रूफ बैंक यहाँ पर साबित हो रहा है। इसने पेंडेमिक में भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये बैंक बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, इसलिए इस बैंक को मैंने चुना है कि मुझे लगता है ये आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा ही करने वाला है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस की, तो अगर मैं इसके 10 सालों के शेयर प्राइस पे बात करूं तो जनवरी 2011 में इसका शेयर प्राइस सिर्फ 204 रुपये का था, जो जनवरी 2021 में 1400 रुपये का हो गया था। लगभग 7 गुना ये बढ़ चुका है अगर हम पिछले 10 सालों में देखते हैं। और अगर मैं इसमें CAGR निकालता हूँ तो CAGR इसकी लगभग 20% से भी ज़्यादा की आ रही है अगर हम 10 सालों में देखते हैं। तो दोस्तों इस बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसके शेयर प्राइस ने भी। दोस्तों दूसरी कंपनी अब जो मैं यहाँ पर आप पे बात करने वाला हूँ वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ एक HDFC लिमिटेड जो कंपनी है उसी का पार्ट है, उसी की सब्सिडरी कंपनी थी। इस्टेब्लिश हुई थी ये 2000 में और अभी जो इसका मार्केट कैप चल रहा है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का चल रहा है। और ये इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी, जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है थोड़ा बहुत। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा इसका यहाँ पर दिख रहा है हमें। और आपको ये बात सुन के भी शायद हैरानी होगी कि ये फर्स्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। 99 में जब IRDAI ने प्राइवेट कंपनीज के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस को खोला था तो ये सबसे पहली कंपनी बनी थी जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया था और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है बहुत सालों से। अब अगर इसके रेवेन्यूज़ पे हम यहाँ पर बात करते हैं तो पिछले 4 सालों में इसने काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ कमाए हैं। 31 मार्च 2020 में इसके रेवेन्यू 42,000 करोड़ के ज़्यादा हो गए हैं और वहीं 31 मार्च 2017 को इसका रेवेन्यू 27,000 करोड़ के आसपास चल रहा था। और अगर हम इनकम पे यहाँ पर बात करते हैं तो इनकम भी इसकी स्टेडिली बढ़ रही है। हालांकि उसका जो ग्रोथ रेट है वो इतना अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये स्टेडिली इनकम इसकी यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिख रही है। 2017 में 890 करोड़ का यहाँ इनकम नेट इनकम था, जो बढ़ के 31 मार्च 2020 में 1300 करोड़ के आसपास का हो चुका है। और दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो आगे आने वाले 15, 20, 25 सालों के लिए बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि
काफ़ी अभी स्कोप है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी भी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, और जो ले भी रहे हैं उन्होंने भी आगे 20-20, 25-25 सालों के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, और उसका प्रीमियम वो आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम 20-25 सालों तक इंश्योरेंस देने वाले हैं। तो इनकी तो अपनी इनकम फिक्स हो चुकी है आज ही, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस पे, तो ये सिंस अभी रिसेंट टाइम्स में 4-5 साल पहले ही लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में, तो जनवरी 2018 में इसका जो शेयर प्राइस था वो 388 रुपये का चल रहा था, जो जनवरी 2021 में 677 रुपये का हो चुका है। यानी कि ये 4 सालों में डबल हो चुका है। लगभग 22-23% की CAGR रिटर्न ये शेयर लगातार दे रहा है, और आने वाले टाइम में भी ये शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल बहुत आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने वाला है मेरे हिसाब से। अब आइए दोस्तों तीसरी कंपनी में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी है जो मुझे लगता है बहुत अच्छी है, वो है इन्फोसिस लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1981 में, और इसका जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है वो 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का चल रहा है। और ये कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंसल्टिंग देने के लिए ज़्यादा अपना फेमस है, और ये सेकंड लार्जेस्ट IT सेक्टर कंपनी अभी चल रही है इंडिया में। तो दोस्तों IT सेक्टर को यहाँ पर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी कंपनीज है वो IT सेक्टर की तो उनको ज़रूरत पड़ने भी वाली है। इन्फोसिस क्या करती है, जो और अदर सेक्टर्स में कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सभी कंपनीज को IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, इनके IT के जो जितने भी काम हैं वो करती है। तो आने वाले टाइम में इन्फोसिस जैसी कंपनी, IT की कंपनीज का काम आने वाले टाइम में बढ़ना ही बढ़ना है, वो तो पक्का है ही। कितना बढ़ना है वो देखने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इसमें IT सेक्टर को चुना है, और IT सेक्टर में इन्फोसिस जैसी कंपनी को हमने यहाँ पर चूज़ किया है। अगर मैं रेवेन्यूज़ पे बात करता हूँ तो इसके भी रेवेन्यू स्टेडिली इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। 31 मार्च 2017 में इसके रेवेन्यू 70,000 करोड़ के आसपास था, वहीं 31 मार्च 2020 को इसके रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। और वहीं अगर हम इनकम पे यहाँ पर बात करते हैं तो इनकम भी इसकी स्टेडिली बढ़ रही है। 31 मार्च 2017 में इसकी इनकम 16,000 करोड़ के आसपास थी, वही बढ़ के 31 मार्च 2020 में 19,000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों ये एक कंपनी है IT सेक्टर में जिसको मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। अगर अब मैं इसके रिटर्न पे बात करूं, इसके शेयर प्राइस को हम अगर देखें पिछले 10 सालों में, तो जनवरी 2011 में इसका जो शेयर प्राइस चल रहा था वो 384 रुपये का चल रहा था, जो अभी जनवरी 2021 में 1240 का हो चुका है। यानी कि लगातार इसने अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों आपको शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप इस कंपनी को भी देखेंगे, जनवरी 2011 में 384 रुपये का था, और जनवरी 2013 में 344 रुपये का था। तो 3 सालों में इसने कोई रिटर्न नहीं दी। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं यहाँ पर 10 सालों में, तो इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। लगभग 13-14% के आसपास की CAGR रिटर्न इसने 10 सालों में दी। तो दोस्तों शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए आपको ये चीज़ हमेशा ख्याल में रखनी है कि आपके खरीदते ही कोई कंपनी ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न देना शुरू कर दे। हो सकता है 3, 4, 5 साल तक वो उसका शेयर प्राइस कम ज़्यादा होता रहे, लेकिन आपको कंपनी को लेना है, कंपनी को चूज़ करना। और वही टाइम सबसे अच्छा होता है जब कोई भी उस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहा होता, उसका शेयर प्राइस लगातार गिर रहा होता है। तभी एक टाइम ऐसा आता है कि जब इसका शेयर प्राइस परफॉर्म करने लगता है और आपको उसका बेनिफिट होता है। अब आइए दोस्तों चौथी कंपनी यहाँ पर बात कर लेते हैं। चौथी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अभी यहाँ पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1965 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और अभी जो इसका मार्केट कैप चल रहा है वो 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप इस कंपनी का है। और ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पर है, एनर्जी सेक्टर, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन। और अभी पिछले साल इस कंपनी ने काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था, जिसमें फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज भी शामिल थी। और ये कंपनी उन कंपनीज में से हैं जो रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड कर रही है। अभी रिसेंटली आप सबको ही पता होगा रिलायंस जियो आया था 3-4 साल पहले, इसने बहुत जल्दी बहुत सारा मार्केट शेयर अपना कैप्चर किया एग्रेसिवली। जो इसने ऑयल एंड सेक्टर में पैसा कमाया था उसको एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया जियो में, और उसका रिजल्ट ये था कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए, और रिलायंस जियो अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टेलीकम्युनिकेशन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है।
है। जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो आने वाले टाइम में आपको पता है कितना डेटा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन्होंने उस चीज़ का ख्याल रखते हुए फ्यूचर के हिसाब से अपना जो पैसा है वो ऑयल एंड सेक्टर में से धीरे धीरे निकाल के टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, ऐसी सेक्टर्स में लगाने लगे हैं जो फ्यूचर में इनको लग रहा है बहुत अच्छा करेगा। तो मुझे भी लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये कंपनी अच्छा ही करने वाली है। अगर तो इसके रेवेन्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है और लगातार बढ़ रहा है। जहां 31 मार्च 2017 में इसके रेवेन्यू 3,30,000 करोड़ के थे, वहीं उससे वो 31 मार्च 2020 में 6 लाख करोड़ के हो चुके हैं। हम इनकम पे बात करें तो इसने इनकम भी अपनी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जहाँ 31 मार्च 2017 में इसका जो इनकम थी वो 30,000 करोड़ की थी, वो नेट इनकम इसकी मार्च 20 में 40,000 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। और अगर हम इस कंपनी के भी शेयर प्राइस पे यहाँ पर बात करते हैं तो जनवरी 2011 में इसका जो शेयर प्राइस था वो 455 रुपये का था, जो कि बढ़कर जनवरी 2021 में 1,800 रुपये का हो चुका है। और यहाँ पर भी आपको देखने वाली बात यह है कि 5-6 साल यानी कि जनवरी 2011 से जनवरी 2017 तक इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग फ्लैट चल रहा था। 455 का जहां इसका 2011 में शेयर प्राइस था, जनवरी 2017 में 517 ही हुआ था। तो हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो उस वक्त कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है, परफॉर्म नहीं करेगी, ऑयल एंड सेक्टर खत्म होने वाला है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे इसने जब परफॉर्म करना शुरू किया है तो इसने 3-4 सालों में ही अपना पैसा ट्रिपल करवा दिया लोगों का। और अगर हम 10 साल की CAGR में भी देखते हैं तो 10 साल में भी इसने 15% की CAGR दी है, जो काफ़ी अच्छी रिटर्न मानी जा सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा ख्याल में रखनी है, इसलिए मैंने 10 सालों का आपको शेयर प्राइस का पीरियड लिया है ताकि आपको पता चले कि हर कंपनी हर साल परफॉर्म नहीं करने वाली है। अब आइए दोस्तों 5वीं कंपनी पे हम बात कर लेते हैं। 5वीं कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है वो है ITC लिमिटेड। कंपनी 1910 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये, और 2.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है। और मेजरली ये कंपनी FMCG सेक्टर में है। अगर मैं इसके सेक्टर्स पे बात करूं तो ये सिगरेट बिजनेस, FMCG बिजनेस, एग्री बिजनेस, पेपर एंड पैकिंग बिजनेस, होटल एंड अदर बिजनेस, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बिजनेसेस में ये कंपनी अभी है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, बहुत टाइम से ये लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो है इस कंपनी के पास। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो डूबने नहीं वाली है, ये आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और अगर मैं इसके ब्रांड्स पे बात करूं तो काफ़ी नामी ब्रांड्स इस कंपनी के पास है। आशीर्वाद, yippee, बिंगो, डार्क फैंटेसी, क्लासमेट, मंगलदीप अगरबत्ती, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसके जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छे वो यहाँ पर दे रहे हैं रेवेन्यूज़ को जनरेट करके। अगर हम इसके रेवेन्यूज़ पे बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू 4 सालों में कम हुआ है। जहां इसका रेवेन्यू 31 मार्च 2017 में लगभग 60,000 करोड़ का था, वो 31 मार्च 2020 में 52,000 करोड़ के आसपास आ गया है। और अगर मैं इसके इनकम पे बात करूं, इनकम इसने अपनी रेगुलरली बढ़ाई है, क्योंकि जो सिगरेट की बिजनेस है उसमें मार्जिन इतना अच्छा होता है, ये अपनी मर्जी से उसमें मार्जिन रख पाते हैं। तो इन्होंने रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी जो अपनी नेट इनकम है वो बढ़ाई है। अब अगर हम यहाँ पर इसके शेयर प्राइस पे बात करें तो इसमें जो शेयर प्राइस है वो जनवरी 2011 में 107 रुपये चल रहा था, वहीं जनवरी 2021 में 209 रुपये चल रहा है, यानी कि डबल हो गया है इसका 10 सालों में प्राइस। 7-7.5% की CAGR यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन दोस्तों इस शेयर में आपको जो सबसे बड़ी चीज़ कंसीडर करने वाली है वो है इसका डिविडेंड यील्ड। जो अभी इसका करंट डिविडेंड यील्ड चल रहा है वो 4% से ऊपर का चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आप सिर्फ ये 7% पे ना भी देखें तो डिविडेंड यील्ड भी इस फर्म की बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये जो अच्छा पीरियड है इसका जो पिछले 5-7 सालों से चल रहा है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप हर साल थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ताकि जब ये बढ़ना शुरू होगा शेयर तो बहुत आपको अच्छी रिटर्न जनरेट करके देगा। जैसे कि हमने और भी कंपनीज में, रिलायंस में, इन्फोसिस में भी देखा है कि उनका भी एक ऐसा पीरियड आया था जब उनकी रिटर्न अच्छी नहीं आ रही थी। तो दोस्तों ये थे वो 5 शेयर्स जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे रही हैं, और आगे आने वाले टाइम पे भी ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।